पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आपका जो क्लोरोफिल होता है, आपका जो पर्णहरित होता है, इसमें कौन सा तत्व दिए गए ऑप्शंस में से पाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्णहरित में पाया जाने वाला तत्व आपका होता है मैग्नीशियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन जो आपका सी है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा आपका जो क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम के अतिरिक्त इसमें अन्य भी तत्व मिलते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये भी तत्व आपके क्लोरोफिल में मौजूद रहते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था, क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, इसके अलावा आपको नाइट्रोजन मिलेगा, इसके अलावा ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैल्शियम होता है यह आपके क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित का जो है घटक नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद बाहर निकलता है, यानी कि उपोत्पाद इसका क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद होता है इसमें से ऑक्सीजन। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो ऑक्सीजन है यानी कि आपका जो O2 है, यह फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें उपोत्पाद के तौर पर आपका जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वह निकलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, आप इसे याद रखिएगा। वहीं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो फार्मूला है वो क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 6CO2 प्लस 12H2O यह आपका होता है, और यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो पानी है यह अभिक्रिया करके बनाता है। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में यह ग्लूकोज देता है। यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, C6H12 आपका हो जाएगा, C6H12 और O6। ग्लूकोज के अलावा आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन हो जाएगा 6H2O प्लस आपका क्या हो जाएगा उपोत्पाद में आपका 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो यह फार्मूला आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यह प्रकाश संश्लेषण का आपका फार्मूला है तथा यह आपका C6H12O6 क्या है, तो यह आपका ग्लूकोज है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण का आपका उपोत्पाद होता है ऑक्सीजन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो देख रहे हैं इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वह निम्नलिखित में से क्या अवशोषित करते हैं, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसे याद कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हैं वह करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है किस रूप में होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण है यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा तथा इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया वो क्या होती है, उसको भी आप कम से कम याद रखिएगा। तथा जो ग्लूकोज का फार्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसके लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन है उसकी जो उपस्थिति है वह आवश्यक नहीं होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है, जल की उपस्थिति आवश्यक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है वह आवश्यक होती है। यानी कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चालू रखना है तो आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है यह कहाँ से आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण का एक उपोत्पाद है, जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, जल से आती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जल से आती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के अपघटन से निकलती है आपकी ऑक्सीजन। तो आप इसे याद रखिएगा, जल के अपघटन से जो है आपकी ऑक्सीजन निकलती है, जो आगे चलकर उपोत्पाद के तौर पर वायुमंडल में चली जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जल से निकलती है आपकी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपका जो नीला प्रकाश है और लाल प्रकाश है, इसका जो अवशोषण है पौधों द्वारा एकदम अधिक तेजी से किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, प्रकाश के जो प्रकार हैं नीला प्रकाश और लाल प्रकाश, इसका जो अवशोषण है पौधों द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे नीला और लाल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किससे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन है वह किससे आपकी उत्पादित होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग है वह जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश मतलब पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका जो 90% भाग होता है वह जलीय पौधों और शैवालों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शैवाल हैं उनके द्वारा सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है दिन में अथवा रात्रि में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, तो दिन में या तो रात में होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन में अथवा रात्रि में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है यह कुछ पौधे जो होते हैं, आपके जो पौधे होते हैं प्राकृतिक रूप से जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो आपके समुद्री शैवाल होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश में भी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश से भी होती है और चंद्रमा के प्रकाश से भी घटित होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दिन में और रात्रि में होती है अथवा रात्रि में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पौधों में होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे जो हरे पौधे होते हैं वे अपना
भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो मतलब प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो आपका होता है प्रकाश संश्लेषण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपका जो क्लोरोप्लास्ट है यह हरे रंग का वर्णक होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का पिगमेंट होता है। आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह एक प्रकार का पिगमेंट होता है, पिगमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णक। यह हरे रंग का वर्णक होता है जो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे क्रियाशील प्रकाश माना जाता है वो माना जाता है लाल रंग का प्रकाश। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है वह है लाल प्रकाश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आपके हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, अभी हमने फिजिक्स को कंप्लीट करवाया था। फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनको हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने हमारा फिजिक्स वाला जितना भी हमने वीडियो डाला है उसको आपने अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो उसको कम से कम आप देख लीजिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं। इसके अलावा अभी तक हमने 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जीव विज्ञान के बन सकते हैं उनको भी हमने अपलोड कर दिया है। लगभग आपसे अभी 5 से 6 वीडियो अभी बाकी होंगे जिस बायोलॉजी के। इस प्रकार से आपका बायोलॉजी भी लगभग 18 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए वो हम डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आप साइंस पर अपना पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। तो अब इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है लाल रंग प्रकाश। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, यानी कि किसके द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका जवाब सभी दे देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें जो आपके प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 18 जो अणु होते हैं और वे जो है शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के जो 18 अणु होते हैं वे ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 18 अणु। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं, यानी कि जो पौधों की जड़ें होती हैं उनका कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वह पौधों की जड़ें नहीं करती हैं। इसके अलावा जो तीनों कार्य हैं, जल का अवशोषण करना यह कार्य आपका है जड़ों का, पोषक तत्वों का अवशोषण करना यह भी कार्य जड़ों का है, पौधों को सहारा प्रदान करना यह भी कार्य जड़ों का, यानी कि ये तीनों जो कार्य हैं ये जड़ करती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ का कार्य नहीं होता। तब इसे याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। कहाँ पर? लीव्स आपकी जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया जो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को बढ़ाती है, लेकिन आपका जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें CO2 का अवशोषण किया जाता है, यानी कि वातावरण से CO2 को जो है अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें अवशोषण किया जाता है। तब इसे देखिएगा, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है उसको नहीं बढ़ाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न हमारा है पौधों में जो फ्लेम होते हैं, फ्लोएम होता है, उसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का मुख्यतः कार्य आपका होता है आहार का वहन करना, यानी कि खानों का जो वहन है वह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, जो आपके फ्लोएम होते हैं इनका मेन कार्य क्या होता है? इनका मेन कार्य होता है जो भोज्य पदार्थ है उसका वहन करना। तो आप इसे याद रखिएगा, ये हरे पौधों, हरे मतलब पौधे के जो भी भाग होते हैं उनमें प्रत्येक भाग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक जो भोज्य पदार्थ होता है उनको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आपका फ्लोएम ही करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आहार वहन के लिए जो है फ्लोएम उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पौधों में पानी पहुंचाने का कार्य किसका है? तो पौधों में पानी पहुंचाने का कार्य होता है जाइलम का, यानी कि जाइलम जो होता है वही पौधों में पानी पहुंचाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जाइलम। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों के समुचित विकास के लिए निम्नलिखित में से कितने अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पौधों के समुचित विकास के लिए टोटल 17 अनिवार्य तत्वों को जो है आपका चिन्हित किया गया है। इन 17 अनिवार्य तत्वों में से कुछ तत्व किस प्रकार के हैं? तो कुछ तत्व आपके बृहद पोषक तत्व हैं, कुछ इनमें से कुछ तत्व आपके बृहद पोषक तत्व हैं और कुछ तत्व आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ तत्वों के नाम बता देता हूं जो बृहद हैं और कुछ सूक्ष्म हैं। तो जो बृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बृहद पोषक तत्व हैं पौधों के। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व आपके हैं आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इसके अलावा क्लोरीन हो गया, इसके अलावा मॉलिब्डेनम जो हो गया। ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। कम से कम इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो तत्व है वह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें से आपका जो सोडियम है यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आपका जो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आपका जो मैग्नीशियम है ये सभी आपके बृहद पोषक तत्व हैं। क्या है? तो ये सभी आपके बृहद पोषक तत्व हैं तथा ये सभी आपके पौधों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से आपका जो सोडियम है यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, यानी कि पौधों का जो सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो आइए इसको देख लेते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो मैग्नीशियम है आपका बृहद पोषक तत्व है। कौन सा है? तो यह आपका बृहद पोषक तत्व है। और बाकी जो आपके तीनों दिए गए हैं, आपके आयरन हो गया, तीनों में आयरन आपका हो गया, और मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया और कॉपर, ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनके अलावा और भी कौन कौन से हैं? तो बोरान हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये भी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन इसमें से आपका जो मैग्नीशियम है या बृहद पोषक तत्व है। इसके अलावा कौन कौन से बृहद पोषक तत्व अन्य हैं मैं उनको भी बता देता हूं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैग्नीशियम के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सभी आपके बृहद पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो बोरान होता है यह आपका क्या होता है? बोरान आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। बोरान आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और जिसका सिंबल होता है बी। तो यह जो आपका बोरान होता है यह दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आपका आवश्यक होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बोरान। तथा यह क्या है? तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो आपका जो हाइड्रोफाइट होता है यह आपके जलीय पौधे होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाइड्रोफाइट आपके होते हैं, तो यह हाइड्रोफाइट आपके जो होते हैं ये आपके जलीय पौधे होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे
बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोफाइट आपके जलीय पौधे होते हैं। इसके अलावा आपके जो हैलोफाइट होते हैं, एक इस प्रकार के पौधे होते हैं। तो आपके जो हैलोफाइट होते हैं, हैलोफाइट आपके लवड़ी पौधे होते हैं। क्या होते हैं? तो ये लवड़ी पौधे होते हैं, लवोड़भीत पौधे होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आपके जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, ये आपके जो आपके रेगिस्तानी एरियाज होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इनकी जो जड़ें होती हैं अत्यधिक लंबी होती हैं और गहरी होती हैं, उनको हम कहते हैं आपके मरुद्भिद पौधे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि अस्थायीकरण की क्षमता वाले होते हैं? तो इसमें से आपका जो चना और अन्य दलहनी फसलें होती हैं, यानी कि चना के अलावा जितनी भी आपकी दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चना और अन्य दलहनी फसलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का जो वर्ती काग्र वाला भाग होता है वह इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ती काग्र वाला भाग। अगला प्रश्न आपके सामने है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो तना काट जो होता है यह गन्ना के प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना के प्रवर्धन के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो रूपांतरित तना है वह है आलू। आलू जो है वह आपका रूपांतरित तना का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आलू, यानी कि ऑप्शन डी। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका पुष्प, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्प। तो दोस्तों इस तरह से पादप कार्यकी का जो पहला पार्ट था उसमें हमने टोटल 29 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, और इसका जो सेकेंड भाग हम अपलोड करेंगे कल, उसमें बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाकी रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।